Hello everyone, welcome to the live class. I am your Mantosh Chaudhary and today we are diving into class 9 Information Technology Green Skills. Green Skills. So make sure you keep your notebook ready and feel free to ask questions in the chat. Let's make learning fun and interactive. Let's begin. होप कि आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रीन स्किल पार्ट 1। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एज ए ह्यूमन, एज ए एंटरप्रेन्योर हम इन्वायरमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करें कि इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट सब वर्ड जो है वो आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ। इन्वायरमेंट जो है ये सराउंडिंग का एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, जिसका मतलब होता है, इसको हम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं और इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास। The word environment has been derived from the French word environnia, which means to surround. इसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास। Environment refers to our surrounding, which consists of biotic and abiotic components. अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आप बोलो सर, यहाँ तो साइंस से टर्म्स आ गए बायोटिक एंड अबायोटिक। बिल्कुल, हमारा जो ग्रीन स्किल है ये पूरी तरह से साइंस पे भी और एक तरह से ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट में कुछ डिपेंडेंट है। हम इसमें मेनली साइंस को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पढ़ना है, और ये सब कुछ आप लोग अपने साइंस बुक में भी पढ़ चुके होंगे, अभी तक या पढ़ने वाले हो गया क्लासेस में। अब आते हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट ये क्या होता है। The environment around us comprises everything that surrounds us in both living and non-living form, from trees, mountain, animals, sunlight। ऐसे environment के ऐसे component जो नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे रोड, ट्रीज, एनिमल, सनलाइट, ह्यूमन टू रोड, ये सारी चीजें जो है बिल्डिंग, ये सारी चीजें नेचर के थ्रू में मिली हैं। हमें बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी नेचर के थ्रू ही बना रहे हैं। ये सारे हमें नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं ये कई बार या तो कंप्लीटली नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर नेचर और ह्यूमन को मिलाकर, दोनों एक साथ मिलकर इसको, जैसे सनलाइट, माउंटेन, ट्रीज, ये सारी हमें नेचर ऑटोमेटिकली देता है, खुद से देता है। बट जब आते हैं बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, तो यहाँ पे नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों के मिलकर इसको कंबाइन करके इसको तैयार करते हैं। These elements are divided into two types, biotic and abiotic। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, इन दो टाइप जो होते हैं इनको बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंप्राइजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंसिस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं, जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम अबायोटिक बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये चैप्टर बहुत हद तक साइंस पे डिपेंडेंट है। साइंस आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको डीपली उतना डीपली लेकर नहीं जाएंगे उसको हम लोग। The natural environment that surrounds us comprises different layers of various domains classified as lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। ये सारी चीजें हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ी हुई होंगी आप लोगों ने। अब आते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? An ecosystem is an independent community of living and non-living organisms that interact with each other and create a balance in their surrounding environment। जब living और non-living thing साथ में रहते हों और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हो, तो उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल गार्डन, पॉन्ड, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं।
अब देखो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है? दो ही कंपोनेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक कहते हैं, जितने नॉन लिविंग कंपोनेंट उनको हम अबायोटिक कहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आएगा? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे बायोटिक में आ जाएंगे। अबायोटिक में अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। सोसाइटी का इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है? A society is best described as a group of people living together to form a community, tribe, village or city. जब काफी सारे लोग एक साथ रहते हैं और जिसके चलते वो कम्युनिटी फॉर्म, कम्युनिटी, ट्राइब, विलेज, सिटी इस तरह के कुछ फॉर्म हो, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। Factors causing ecological imbalance. रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, तो हमने देख लिया कि रिलेशनशिप सोसाइटी क्या होता है। इन्वायरमेंट हमने पहले देखा क्या होता है, सोसाइटी में देखा क्या होता है। अब शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट अलॉन्ग विद रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं कि जब सोसाइटी इन्वायरमेंट का केयर करता है तो उसी तरह इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी केयर करता है। अब कैसे होता है ये? और जब हम सोसाइटी जब इन्वायरमेंट का केयर नहीं करता है, इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं रिजल्ट इसके। फॉर एग्जाम्पल, केयरलेस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड चीज टू क्लियर लैंड टू ग्रो क्रॉप फॉर एजेस एंड हैज लेड टू सॉइल इरोजन एंड चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। जब हम कई बार क्या होता है कि हम पेड़ों को काटते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है? हमारे पास जगह नहीं कि हम घर बनाए, हमारे पास जगह नहीं कि हम खेती करें। उस केस में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटिए, अच्छी बात है, और तो अच्छी बात नहीं है, हमारी मजबूरी उस केस में हमारे लिए अच्छी बात है। बट आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ दूसरी जगह कहीं पे दूसरा पेड़ लगा दीजिए। आप एक से आपने कहीं पे कट किया है, कहीं पे दूसरा पेड़ आप लगा दीजिए। और इसी अगर हमने पेड़ काट रहे हैं, हम दूसरा पेड़ नहीं लगा रहे, इससे नुकसान क्या होगा? हमारी जो मिट्टी है वो खराब होगी, उसकी उपजाऊ की शक्तियां जो है, फर्टिलाइजेशन जो उसके पावर है वो खत्म हो जाएंगे उसके। और अगर बहुत ज्यादा बारिश आए, आने तूफान आए, तो फिर हमारी मिट्टी को रोक के कौन रखेगा? पेड़ अगर नहीं होंगे तो। ठीक है, ये सारी हमारे हर एक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन काम कर रहा होता है, एक्शन काम करता है। अगर हमने मान ली पेड़ कट कर दिए, आंधी तूफान बाढ़ इन सब समस्याएं जो है, प्रॉब्लम वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। Killing of animal for their skin, teeth and other body parts for medicinal and ornamental purpose। हम लोग कंटिन्यू जानवरों को मार रहे हैं, क्यों भाई? हमें दवाइयां बनानी है, ब्यूटी क्रीम्स बनानी है, सब चीजों के लिए हम जानवरों को मार रहे हैं कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें जो है, यह हमारे सोसाइटी और एनवायरमेंट दोनों के लिए ही खतरनाक है। अब फैक्टर कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए क्या फैक्टर्स हैं? डिफॉरेस्टेशन, ये बताया था हमने आपको। डिफॉरेस्टेशन, हम कंटिन्यू जंगलों को काट रहे हैं। पॉल्यूशन, हमारे हम जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, इन सब जो पॉल्यूशन होता है, इससे हमारे इकोसिस्टम को हार्म होता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग भी हमें इससे, ग्लोबल वार्मिंग से भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि जो गर्मियां बढ़ रही, जब गाड़ियों का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा ग्रीन स्किन, और उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। माइनिंग एक्टिविटी, कंटिन्यू हम माइनिंग कर रहे हैं, जमीन धरती को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। अभी अभी अगर ऐसे होगा कि आने वाले कुछ सालों में, 10, 20, 50 सालों में, हम जहाँ पे घर बना कर रह रहे होता हो पूरा कुछ ही नहीं हो, खाली हो, और कुछ ऐसा हो कि पूरा का पूरा घर के साथ हम अंदर चले जाए। दिस इज पॉसिबल। रेडियो एक्टिव वेस्ट, हम जो जैसे मोबाइल फोन खराब हो गया, रिपेयर कराया कि हमने उसको फेंक दिया, बैटरी हमने उसको जहाँ तहाँ से फेंक दिया कचरे में, ये सभी रेडियो एक्टिव वेस्ट है। इन्हें हमको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है? पानी में ये जाएगा तो पानी को खराब करेगा, मिट्टी को खराब करेगा। तो ये सारे हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के फैक्टर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, सेविंग इन्वायरमेंट
शेडिंग इन्वायरमेंट यूजिंग 4R एंड 1U। अब ये 4R और 1U क्या है, इसमें बहुत कुछ आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बट कुछ यहाँ पे नए टर्म्स भी होंगे आपके पास। जैसे इसमें 4R और 1U में आते हैं फर्स्ट रिफ्यूज, which is to refuse to use प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स को हमें यूज को लिए मना करना होगा, यूज नहीं करना है हमें उन सब चीजों का। We must refuse to use products that may harm the environment. This will help in creating a sustainable environment. For example, say no to plastic bottles by ensuring you carry a reusable water bottle. हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने साथ reusable water bottle कैरी करें, प्लास्टिक बैग को ना यूज करें। Reduce. This means to use the environmental resources in a sustainable way and prevent wastage. इसमें इसका क्या मतलब हुआ, हमें रिड्यूस जो वेस्ट जो बहुत ज्यादा हम कुछ यूज कर रहे हैं उसको कम करें। फॉर एग्जांपल यूजिंग ए बकेट फुल ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ ए शावर से वाटर कंसिडरेबली। अगर हमको एक पूरा बाल्टी पानी का हमने फुल अप कर लिया तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया मैं आधे बाल्टी की पानी की जरूरत है नहाने के लिए, तो आधा बाल्टी पानी तो हमारा वेस्ट हुआ। बट वही अगर हम शावर लेते हैं, शावर में क्या होता है, पानी का वेस्टेज कम होता है। तो शावर में पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है, बाल्टी से उतना ही पानी भर से जितना कि हमें जरूरत है। तो रिड्यूस टू एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स। रीयूज, चीजों को हमें बार बार यूज करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम चीज को लेकर आके कुछ भी उसको फेंक दिया। दिस मीन्स वी कैन यूज द सेम थिंग many times. For example, using the jute bag for different purpose. Another example can be convert vegetable peeling into compost. हम जो कैरी बैग हम लेकर खुद का जूट का कैरी बैग बनाकर लेकर मार्केट जा सकते हैं। जो प्लास्टिक के बैग लेकर आते हैं उसको एक बार यूज करके फेंक दिया, जब अगर हम जूट का कैरी बैग रखते हैं तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं। रिसाइकल, चीजों को रिसाइकल करिए। पेपर पढ़ते हैं, पेपर हम भंगार वाले को बेच देते, कबाड़ी वाले को बेच देते, कबाड़ी वाले उसको रिसाइकल के लिए डालता है। दिस इज अ गुड थिंग। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी है जो घर में भी रिसाइकल कर सकते हैं। हमें चीजों को रिसाइकल करना चाहिए, उसे इधर उधर फेंकने के बजाय। अपसाइकल, ये अगर न्यू टर्म है हमारे पास। ये अपसाइकल क्या होता है, अपसाइकल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जिनको हम फेंकना नहीं चाहते हैं बट वो हमारे यूज में भी नहीं है, तो उसका क्या किया जाए, तो उसमें हम कुछ ऐसे क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और उसको हमें अपने घर में रखने में भी अच्छा लगे और पुराना भी ना दिखे। इसको हम बोलते हैं अपसाइकल। अब आते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है? ग्रीन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमी विद लो कार्बन एमिशन, लेस पॉल्यूशन, efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अ हेल्दी सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें क्या चाहिए? लो कार्बन एमिशन, लेस पॉल्यूशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सही तरह से यूज कर दो, तब जाके हमारा ग्रीन इकोनॉमी रेडी होता है। उसके आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है सबसे पहले रीन्यूएबल एनर्जी, सॉरी, ग्रीन इकोनॉमी विल हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ग्रीन इकोनॉमी क्या करता है? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, सेव करता है विद इम्प्रूव्ड सोशल वेलबीइंग एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क दैट विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। जिससे क्या होता है कि हमारे कंट्री का ग्रोथ भी होता है अगर हम चीजों को, रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते हैं। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। हमारे ग्रीन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? तो फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन इकोनॉमी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी जिसको कि हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो खत्म ना नहीं होगा कभी भी। देयर इज सनलाइट, वाटर, जियोथर्मल हीट, ये सारी चीजें जो रिन्यूएबल एनर्जी ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा मिलती ही रहेंगी हमें।
हमें इनको फिर भी हमें इनको कंजर्विंग मोड में ही यूज करना है। ग्रीन बिल्डिंग एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन बिल्डिंग क्या, ऐसी बिल्डिंग जिसको कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई ना की गई हो, जिसमें कम से कम क्या ऐसी ऐसी चीजों का यूज किया हो जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। देन आता है वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम घरों में कचरा फेंकते हैं इधर उधर, उनको मैनेज करना, ताकि घर के आसपास के हमारा सराउंडिंग भी साफ रहे और उसका कुछ यूजफुल भी हो जाए। वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में हम कंपोस्ट बना सकते हैं अपने वेस्ट को सही तरीके से यूज करके। इट मीन्स मीनिंग मैनेजिंग वेस्ट बाय फॉलोइंग द 4 R and 1 use फॉर मिनिमल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इससे पहले हमने 4R and 1U के बारे में पढ़ा था, तो उसको यूज करके वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। लैंड मैनेज, लैंड को, जमीन को सही तरह से मैनेज करना, जिसका मतलब होता है जैसे पानी को, पेड़ को, पौधों को मैनेज करते हैं, कम से कम नुकसान हो। हम ऐसी जमीन को घर बनाने के लिए यूज करें जहाँ पर हमें किसी पेड़ को काटना ना पड़े, और उसको बचा जितना बचा सकते हैं हम इन्वायरमेंट को बचा कर अपना घर बनाएं। देन वाटर मैनेजमेंट, जब वाटर पानी में हमको इधर उधर कचरा ना फेंके, जितना हो सके पानी को कम से मैंने पानी को बिल्कुल कंजर्वेटिव वे में यूज करें, ताकि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो, हमारा ज्यादा पानी गंदा ना हो। वाटर मैनेजमेंट मीन टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लेवल बाय अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि पानी का सही तरीके से यूज करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज रखना। अब आते हैं अचीविंग ग्रीन इकोनॉमी थ्रू ग्रीन स्किल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ग्रीन स्किल है, आखिर ये ग्रीन स्किल क्या होता है। ग्रीन स्किल इज अ स्किल, ग्रीन स्किल एम टू डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी। ऐसा स्किल जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके। ऐसा स्किल जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। मान लीजिए ग्रीन स्किल में क्या आएगा, एक गार्डनिंग हो गया, सोलर सिस्टम लगाने का जो टेक्नीशियन हो गया, जो टेक्निक है, जो स्किल है सोलर प्लेट लगाने की, वो भी एक ग्रीन स्किल है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी एक ग्रीन स्किल है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर एंड विंड एनर्जी का जो होता है, ये भी एक स्किल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक स्किल है। ग्रीन बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी एक स्किल है। ये सारे जो स्किल है, ये ग्रीन इकोनॉमी को सेव करते हैं हमारे। अब आते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रीन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे ग्रीन इकोनॉमी में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन पॉलिसी मेकिंग and in the transformation towards a green economy. It launches the Green Skill Development Program GSDP in 2017. The program aims to training those having technical knowledge and commitment to developing an environment friendly economy and a healthier ecosystem. 2017 में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी किसकी, इन सब चीजों जो हमने आपको दिखाया है अभी, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव कर सके और इन्वायरमेंट के लिए कुछ वर्क कर सके। अब आते हैं रूल ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब्स क्या आता है। ग्रीन जॉब्स इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी ट्रेड और इंडस्ट्री दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल economy and help in restoring environmental quality by making efficient use of resource and adopting and implementing eco-friendly practices. ग्रीन जॉब एक ऐसा वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कि हम किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए हम जो भी एक्टिविटी होते हैं वो कर सकते हैं। अरे ग्रीन जॉब्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रीन जॉब्स में हमारे सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन आते हैं ग्रीन जॉब्स के अंदर हमारे, फिर ड्रोन इंजीनियरिंग आते हैं, रिसाइकिल प्लांट आते हैं, इसके अंदर हमारे इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट आते हैं ग्रीन जॉब में, स्मार्ट नेटवर्क मैनेजर आते हैं, और
सस्टेनेबिलिटी सुपरवाइजर आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे ग्रीन जॉब कैटेगरी के अंदर, जो कि वर्क करते हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा अगला चैप्टर ग्रीन स्किल। इसके बाद हम नेक्स्ट डे में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।